कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे लेक्चर नंबर 5 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कुल मिला के 4 लेक्चर अभी तक अपलोड हुए हैं लाइट चैप्टर को लेकर, और जिसके अंदर हम लोग ने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। ठीक है, हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ा, हम लोग ने मिरर फॉर्मूला के बारे में भी अच्छे से देखा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हो चुका है फिनिश। आज से हम चालू करेंगे रिफ्रैक्शन का पार्ट। ठीक है, तो आज से स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन, लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, आई होप आपने रिफ्लेक्शन वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे अटेंड किए होंगे, देखा होगा और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आज से हम अपना रिफ्रैक्शन वाला पार्ट चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जो कि एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप आप लोग ने सॉल्व किया होगा उसको और आपको अब मिरर फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है फॉर्मूला अप्लाई करने में या सॉल्व करने में, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बेधड़क अपने डाउट्स पूछो। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्वेश्चन एक सॉल्व किया था क्लास के अंदर, और यहाँ पे मैंने ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था, होमवर्क दिया था। चलो इसको कर लेते हैं और इसको करके हम आगे बढ़ते हैं अपने रिफ्रैक्शन की तरफ। थोड़ा सा आपको मिरर फॉर्मूला भी रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का साइज हमें गिवन है। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है, और फिर हमें क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको रखा गया, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। कॉनकेव मिरर है हमारे पास, तो कॉनकेव मिरर एक बार बना लेते हैं अपन। चलिए, और लाइन भी खींच लेते हैं लगे हाथ। तो ये मेरा बन गया क्या, तो ये मेरा बन गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर के दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो इतना बात हमें पता चल गया, और फोकल लेंथ भी हमें मिल गई है। तो फोकल लेंथ इसका है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। तो फोकल लेंथ हो जाएगा इसका 15 सेंटीमीटर। तो जितनी भी चीज़ें हमें पता चलती जा रही है हम उसको लिखते जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे और यहाँ पे फोकल लेंथ को भी हम नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पर बननी चाहिए जहाँ पर स्क्रीन हम रख सकें। मतलब हमको एक शार्प इमेज चाहिए, मतलब एक रियल इमेज चाहिए, और ऐसी इमेज चाहिए जो कि स्क्रीन पे बन पाए। तो स्क्रीन पे हमें पता है कि रियल इमेज ही बन सकती है, तो इतना तो हमें पता चल गया। तो नेचर तो रियल इमेज होगा। ठीक है, अब अगर रियल इमेज है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो नेचर से तो हमें कितना क्लियर है। ठीक है, नेचर की हम बात करें, यहाँ पे मैं नेचर पहले लिख दे रहा हूँ, नेचर हमें पहले पूछा है, तो नेचर हम बिना सॉल्व किए ही बता सकते हैं। तो नेचर आपका आ जाएगा रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें साइज ऑफ द इमेज हमें बताना है। अब यहाँ पर देखो, हमें इमेज डिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा है, हमें डायरेक्ट पूछा है कि साइज ऑफ द इमेज बता दो। साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट ऑफ द इमेज हमें बताने को डायरेक्टली बोला है। तो हम देखो 2 मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड जो आप रेगुलर लगाते हो, फॉर्मूला लगा लो भाई। क्या फॉर्मूला है, 1/v + 1/u + 1/f करके आप पहले इमेज डिस्टेंस निकाल लो। फिर सेकंड फॉर्मूला लगा लो आप, HOI वर्सेस HO। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस v/u, ये लगा लो। ये 2 फॉर्मूला लगाकर आप अपना हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हो। ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ही v को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ u एंड f। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के टर्म में हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो हम लोग डायरेक्टली v की जगह पुट करके डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा मेथड आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब फर्दर मैं आगे अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी आगे के टॉपिक मेरे को कवर करने हैं। तो ये एक मेथड अप्लाई कर सकते हो, या फिर मैं आपको दूसरा भी मेथड बता देता हूँ। दूसरा मेथड क्या, इसी फॉर्मूले से ही निकल के आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, इधर देखो, अगर मैं v को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, v को सब्स्टिट्यूट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ u एंड f, क्योंकि हमें u एंड f ही गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखो। तो ये बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा u माइनस f/uf। ठीक है, अब सबको साइन के साथ लेना है। तो यहाँ पे हमारा v का एक फॉर्मूला निकल के आएगा, दैट इज uf/u माइनस f। ठीक है,
यहाँ पे मैंने साइन कंसिडर अभी नहीं किया है, तो जब भी आप इसको फॉर्मूले पे पुट करोगे तो साइन कंसिडर करना आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं HI/HO का फॉर्मूला लिखूँ तो ये बन जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, तो यहाँ पे मैं V की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ UF/U × U - F। तो U से U कटा तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो कब, जब आपको इमेज डिस्टेंस ना दी गई हो और हाइट ऑफ द इमेज पूछ ली गई हो, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको डायरेक्ट आंसर निकाल के दे देगा, ठीक है। आपको बार बार मतलब डबल फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल्दो इसको डिराइव करना भी आना चाहिए, डेरिवेशन में बता ही दिया है कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, इसको भी याद रख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए अब हम लोग चालू करने वाले हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हमें क्या समझ में आता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन से तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि लाइट टकरा के वापस आ रही है। रिफ्लेक्शन से हमें एक आइडिया मिल जाता है कि एक मिरर है जहाँ पे लाइट टकरा रही है और दूसरे तरफ निकल जा रही है और दोनों तरफ एंगल बराबर है, ठीक है। तो ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें आइडिया देता है रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन के बारे में बच्चे को ज़्यादातर आइडिया होता नहीं है, बट मैक्सिमम जगह आप जहाँ पर भी जाते हो हर जगह रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। आप अगर चश्मा पहनते हो वहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। आप पानी में अपना चेहरा भी देख रहे हो, वो भी एक रिफ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। ग्लास स्लैब से आपने कभी लेज़र लाइट को पास किया होगा, वो भी एक रिफ्रैक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन भी हर जगह है जैसे रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या बोल रहा है। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक बात किया कि ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर लाइट कैसे ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। बट अगर क्या हो, अगर मैं उसको एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ले जाऊँ, कहाँ पे ले जाऊँ, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से उसको दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ले जाऊं, तो क्या अभी भी स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करेगी? तो इसका आंसर क्या है, देखो पहले और भी क्वेश्चन है इसके साथ। चेंज इट्स डायरेक्शन, क्या वो अपने डायरेक्शन चेंज करेगी? तो इसको हम लोग अपने डे टू डे एक्सपीरियंस से रिकॉल कर सकते हैं। चलिए तो समझते हैं। आज खाली हमें रिफ्रैक्शन का बेसिक आइडिया लेना है, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ भी चलेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग अभी अपना ज्ञान अर्जित करेंगे, ठीक है। चलो, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ द टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। तो ये तो बहुत ही हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ग्लास स्लैब के बारे में बोला, थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर, द लेटर अपीयर रेज्ड व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब। जब आप कोई भी ग्लास स्लैब या फिर आप कह सकते हो मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है, उससे आप जब लेटर्स को देखते हो तो वो थोड़े से उठे उठे और बड़े बड़े नजर आते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? हैव यू सीन अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर इन द ग्लास टम्बलर? पेंसिल को कभी पानी के अंदर डाल के देखिएगा कि वो थोड़ा सा टेढ़ा नजर आएगा, थोड़ा डिस्प्लेस नजर आएगा एट द इंटरफेस ऑफ द एयर एंड द वाटर, ठीक है। जहाँ पर एयर वाटर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस जगह पे आपको पेंसिल थोड़ी सी क्या देखने को मिलेगी, डिस्प्लेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो इस तरीके से मैं डायग्राम बना सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये मेरी पेंसिल है, ठीक है, ये मेरी पेंसिल है। अब जब पानी में जाएगा ये, ठीक है, ठीक है, बाहर एयर है, अंदर वाटर है, ठीक है। तो जब आप पेंसिल को डालोगे तो आपको पेंसिल थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी नज़र आएगी, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी नज़र आएगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी नज़र आएगी। अब ये सब फिनोमेना किस चीज़ का है? रिफ्रैक्शन का। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द लेमन केप्ट ऑन अ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन व्यूड ऑन द साइड फ्रॉम द साइड। तो वही बात है कि ग्लास के अंदर आपने पानी भरा है, पानी के अंदर आपने नींबू डाल दिया, तो अगर साइड वेज से आप देखते हो तो उसका साइज़ थोड़ा सा आपको बड़ा दिखने लग जाता है। हाउ कैन यू अकाउंट सच एक्सपीरियंस? तो ये सारे एक्सपीरियंस हम लोग के साथ हो चुके हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे रिफ्लेक्शन आपका डे टू डे लाइफ का पार्ट है, वैसे रिफ्रैक्शन भी आपका हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो लेट अस कंसिडर द केस ऑफ द apparent displacement of the pencil partially immersed in water. The light reach you from the portion of the pencil inside water seems to come from the different direction, ठीक है, compared to the part of the above water. This makes the pencil appear to be displaced at the interface. चलो देखो, यहाँ पर ये जो सारी बातें बता रहा है, इसको मैं आपको डायग्राम के हेल्प से अच्छे समझाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मेरा दूसरा रहेगा, बट आपको समझ जरूर आ जाएगा। यहाँ पे एपरेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब एपरेंट, यहाँ पे एपरेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको एपरेंट डेप्थ के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, कॉन्सेप्ट वही है। मैं आपको एपरेंट डेप्थ के बारे में लेके चलता हूँ, ठीक है। चलो, एपरेंट डेप्थ तब आपको देखने को मिलता है जब आप
कोई चीज़ ऊपर से नीचे देख रहे हो, ठीक है, मतलब आपकी आंखें इधर है, ठीक है, आप ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो कि पानी के अंदर है, ठीक है, जो कि पानी के अंदर है, उस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, तो वो आपको थोड़ी सी उठी हुई नज़र आती है। मान लीजिए टब है, ठीक है, इस टब में पानी भरा है, ठीक है, इस टब में पानी भरा है। अभी बताता हूँ होता क्या है। तो तरह से पानी भर लेते हैं, ठीक है, तो भैया मैंने भर लिया पानी, ये मैंने भर लिया पानी, ठीक है। अब बाहर एयर है, ठीक है, बाहर मैं एयर ले सकता हूँ, अंदर वाटर ले लिया मैंने, ठीक है। बाहर का पूरा पोर्शन क्या है, एयर का है, और अंदर वाला पोर्शन क्या है, आपका पानी वाला है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मान लो आपकी बॉल पानी के अंदर आपने डाल दी है, ठीक है, ये आपकी बॉल आपने पानी के अंदर डाल दी, तो इसको मैं मान लूँगा ओरिजिनल डेप्थ, ठीक है। ओरिजिनल डेप्थ आपके बॉल की ये है, बट आपको ये ओरिजिनल डेप्थ बॉल नहीं दिखती है, आपको थोड़ा सा उठा हुआ नजर आएगा। अब ये होता क्यों, कैसे, अब अंदर से बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होता है, अंदर से बाहर की तरफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब हम लोगों ने पहला लेक्चर देखा था, वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया था, तो रिफ्रैक्शन मैंने क्या बोला था, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब वाटर आपको पता है कि डेंसर होता है, ठीक है, वाटर डेंसर होता है, एयर रेयर होता है, ठीक है। अभी डेंसर रेयर कॉन्सेप्ट अभी आया नहीं है, तो ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे डेंस का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, कितना वो मटेरियल रिफ्लेक्ट करा सकती है लाइट को, टेंडेंसी होती है, हर एक मटेरियल की टेंडेंसी होती है कि वो कितना लाइट को रिफ्रैक्ट करा सकती है या फिर रिफ्लेक्ट कर सकती है, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उसी के हिसाब से हम रेयर और डेंसर को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रहा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से ऐसे आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक तो मैंने नॉर्मल से भेज दूंगा, ठीक है, एक तो मैं नॉर्मल से भेज दूंगा एक लाइन को, और इसी से वापस आ जाएगी लाइन, ठीक है। तो ये हमारा ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये रिफ्रैक्टेड रेस को मैं इधर मिलाऊंगा। अब जिस पॉइंट पे आपके दो रिफ्रैक्टेड रेस मीट करेंगे, उसी पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इमेज देखने को मिलेगी। तो ये है आपकी डेप्थ ऑफ द इमेज, इसे कहते हैं हम एपरेंट डेप्थ। क्या कहते हैं, एपरेंट डेप्थ। और यही सेम फिनोमेना एपरेंट डिस्प्लेसमेंट में भी लागू होता है, ठीक है। ये फिनोमेना था एपरेंट डेप्थ का, कि क्यों आपको कोई भी चीज़ उठी हुई नज़र आती है। जब भी आप पानी के अंदर कोई भी चीज़ देखते हो या फिर कोई भी चीज़ डाल के देखते हो तो उठी हुई नज़र आती है, तो वो ये कारण है इसका, ठीक है। एपरेंट डेप्थ उसका रीज़न है। चलिए, आई होप आपको यहाँ पे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो, फॉर सिमिलर रीज़न, वही देखो, वही रीज़न जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वैसा ही है। फॉर सिमिलर रीज़न द लेटर्स अपीयर रेज्ड व्हेन सीन थ्रू द ग्लास स्लैब प्लेस ओवर इट, ठीक है। वही रीज़न है कि जब आप लेटर्स को देखते हो ग्लास स्लैब के थ्रू, वो आपको उठा हुआ नजर आता है। डज अ पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू द सम एक्सटेंट if instead of water we use liquid like kerosene, turpentine with the latter to rise to the same height? If we replace a glass slab with a transparent plastic slab, you will find that extent of the effect is different from different pair of media. यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली गई है कि अब यहाँ पे अगर आप वाटर की जगह कोई और लिक्विड ले लो, वाटर की जगह आप कोई भी और लिक्विड ले लो, क्या आपको लेटर उसी सेम हाइट पे या फिर क्या पेंसिल उतना ही डिस्प्लेस आपको देखने को मिलेगा? नहीं। तो यहाँ पे मैटर क्या करता है, मीडियम क्या आप ले रहे हो। तो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट इफेक्ट आपको डिफरेंट मीडियम में देखने को मिलेगा। मीडियम आप चेंज करोगे तो आपका इफेक्ट भी चेंज होगा, मीडियम चेंज करोगे तो क्या होगा, इफेक्ट भी चेंज होगा, ठीक है। चलिए, दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। सही बात, सारे मीडियम में आप ये नहीं कह सकते कि सेम डायरेक्शन में ही आपका लाइट ट्रेवल कर रहा है। इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रेवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम चेंजेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप एक मीडियम से, ठीक है, सेकेंड मीडियम में लाइट अगर आप ट्रेवल करा रहे हो, मान लो ये सेकेंड मीडियम है, ठीक है, ये सेकेंड मीडियम मान लो ग्लास है, ठीक है, सेकेंड मीडियम ग्लास है। तो अगर आपने ऑब्लिकली क्या किया, लाइट को ट्रेवल करवाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अपना पाथ से भटक जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो जाएगा, जाना तो ये सीधा जाएगा, वो थोड़ा सा तिरछा, ठीक है, फिर जब बाहर निकलेगा तो फिर और ये हो जाएगा। तो इस टाइप का यहाँ पर काम होता है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। बेंडिंग शब्द बोलना गलत है, बेंडिंग शब्द बोलना गलत है। हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, लाइट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो रहा है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ
प्रोपोगेशन। ठीक है, कब वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज कर रहा है अपना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल कर रहा है, वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई, बढ़िया। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना फर्दर बाय डूइंग अ फ्यू एक्टिविटीज़। अब ये एक्टिविटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए हम लोग रिफ्रैक्शन की फीलिंग ले चुके हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन में मैंने आपको रिफ्रैक्शन का असली मतलब समझाया कि रिफ्रैक्शन का मतलब खाली ये ना बोल देना कि बेंड हो रहा है लाइट, तो लाइट बेंड होती नज़र आ रही है। अब क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होगा तो लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा, इसीलिए हम इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ना कि बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन भी बन सकता है इससे कि डिफरेंट मीडियम में क्या सेम एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट देखने को मिलता है? नहीं, हमें डिफरेंट पेयर ऑफ मीडियम में एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट भी डिफरेंट देखने को मिलता है, क्योंकि हर मीडियम की अलग अलग एक प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग एक एक्सटेंट होता है। ठीक है, चलो बढ़िया, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।